किताबें बहुत सी। नमस्कार, आप सुन रहे हैं किताबें बहुत सी। जब समाज औरत की मजबूरी को उसका गुनाह बना दे, तब जन्म लेती है मंटो की कहानियाँ। तो आज हम सुनेंगे सआदत हसन मंटो की चर्चित कहानी काली सलवार, जो एक औरत की खामोश पीड़ा और जिंदगी की सच्चाई को बेनकाब करती है। एक औरत जो सिर्फ इज्जत से जीना चाहती थी, लेकिन हालात उसे हर रोज तोड़ते रहे। तो आइए सुनते हैं काली सलवार। दिल्ली आने से पहले वो अंबाला छावनी में थी, जहाँ कई गोरे उसके गाहक थे। उन गोरों से मिलने जुलने के बाइस वो अंग्रेजी के 10-15 जुमले सीख गई थी। उनको वो आम गुफ्तगू में इस्तेमाल नहीं करती थी, लेकिन जब वो दिल्ली में आई और उसका कारोबार न चला, तो एक रोज उसने अपनी पड़ोसन तमंचा जान से कहा, दिस लाइफ वेरी बैड, यानी ये जिंदगी बहुत बुरी है, जबकि खाने ही को नहीं मिलता। अंबाला छावनी में उसका धंधा बहुत अच्छी तरह चलता था। छावनी के गोरे शराब पीकर उसके पास आ जाते थे और वो 3-4 घंटों ही में 8-10 गोरों को निमटाकर 20-30 रुपये पैदा कर लिया करती थी। ये गोरे उसके हम वतनों के मुकाबले में बहुत अच्छे थे। इसमें कोई शक नहीं कि वो ऐसी ज़बान बोलते थे जिसका मतलब सुल्ताना की समझ में नहीं आता था, मगर उनकी ज़बान से ये लाइलमी उसके हक में बहुत अच्छी साबित होती थी। अगर वो उससे कुछ रियायत चाहते तो वो सर हिलाकर कह दिया करती थी, साहिब हमारी समझ में तुम्हारी बात नहीं आता। और अगर वो उससे ज़रूरत से ज़्यादा छेड़छाड़ करते तो वो उनको अपनी ज़बान में गालियाँ देना शुरू कर देती थी। वो हैरत में उसके मुंह की तरफ देखते तो वो उनसे कहती, साहिब तुम एकदम उल्लू का पट्ठा है, हरामज़ादा है, समझा। ये कहते वक्त वो अपने लहजे में सख्ती पैदा न करती, बल्कि बनजे प्यार के साथ उनसे बातें करती। ये गोरे हंस देते और हंसते वक्त वो सुल्ताना को बिल्कुल उल्लू के पट्टे दिखाई देते। मगर यहाँ दिल्ली में वो जब से आई थी, एक गोरा भी उसके यहाँ नहीं आया था। 3 महीने उसको हिंदुस्तान के इस शहर में रहते हो गए थे, जहाँ उसने सुना था कि बबे लॉट साहब रहते हैं, जो गर्मियों में शिमले चले जाते हैं। मगर सिर्फ 6 आदमी उसके पास आए थे, सिर्फ 6, यानी महीने में 2। और उन 6 ग्राहकों से उसने खुदा झूठ न बुलवाए तो 18.5 रुपये वसूल किए थे। 3 रुपये से ज़्यादा पर कोई मानता ही नहीं था। सुल्ताना ने उनमें से 5 आदमियों को अपना रेट 10 रुपये बताया था, मगर तज्जुब की बात है कि उनमें से हर एक ने यही कहा, भाई हम 3 रुपये से एक कौड़ी ज़्यादा न देंगे। न जाने क्या बात थी कि उनमें से हर एक ने उसे सिर्फ 3 रुपये के काबिल समझा। चुनांचे जब छठा आया तो उसने खुद उससे कह, देखो मैं 3 रुपये एक टेम के लूँगी, इससे एक ढेला तुम कम कहो तो मैं न लूँगी। अब तुम्हारी मर्जी हो तो रहो वरना जाओ। छठे आदमी ने ये बात सुनकर तकरार न की और उसके यहाँ ठहर गया। जब दूसरे कमरे में दरवाजे बंद करके वो अपना कोट उतारने लगा तो सुल्ताना ने कहा, लाइए 1 रुपया दूध का। उसने 1 रुपया तो न दिया, लेकिन नए बादशाह की चमकती हुई अठन्नी जेब में से निकालकर उसको दे दी और सुल्ताना ने भी चुपके से ले ली कि चलो जो आया है गनीमत है। 18.5 रुपये 3 महीनों में। 20 रुपये माहवार तो इस कोठे का किराया था, जिसको मालिक मकान अंग्रेजी ज़बान में फ्लैट कहता था। उस फ्लैट में ऐसा पाखाना था जिसमें जंजीर खींचने से सारी गंदगी पानी के जोर से एकदम नीचे नल में गायब हो जाती थी और बड़ा शोर होता था। शुरू में तो उस शोर ने उसे बहुत डराया था। पहले दिन जब वो रफ़ा-ए-हाजत के लिए उस पाखाना में गई तो उसके कमर में शिद्दत का दर्द हो रहा था।
फारिग होकर जब उठने लगी तो उसने लटकी हुई जंजीर का सहारा ले लिया। उस जंजीर को देखकर उसने ख्याल किया, चूंकि ये मकान खास हम लोगों की रिहायश के लिए तैयार किए गए हैं, ये जंजीर इसलिए लगाई गई है कि उठते वक्त तकलीफ न हो और सहारा मिल जाया करे। मगर जूं ही उसने जंजीर पकड़कर उठना चाहा, ऊपर खटखट सी हुई और फिर एकदम पानी इस शोर के साथ बाहर निकला कि डर के मारे उसके मुंह से चीख निकल गई। खुदाबख्श दूसरे कमरे में अपना फोटोग्राफी का सामान दुरुस्त कर रहा था और एक साफ बोतल में हाइड्रोक्विनोन डाल रहा था कि उसने सुल्ताना की चीख सुनी। दौड़कर वह बाहर निकला और सुल्ताना से पूछा, क्या हुआ? ये चीख तुम्हारी थी? सुल्ताना का दिल धड़क रहा था। उसने कहा, ये मुआ पखाना है या क्या है? बीच में ये रेलगाड़ियों की तरह जंजीर क्या लटका रखी है? मेरी कमर में दर्द था, मैंने कहा चलो इसका सहारा ले लूंगी, पर इस मुए जंजीर को छेड़ना था कि वो धमाका हुआ कि मैं तुमसे क्या कहूँ। इस पर खुदाबख्श बहुत हंसा था और उसने सुल्ताना को इस पैखाने की बाबत सब कुछ बता दिया था कि ये नए फैशन का है जिसमें जंजीर हिलाने से सब गंदगी नीचे ज़मीन में धंस जाती है। खुदाबख्श और सुल्ताना का आपस में कैसे संबंध हुआ, ये एक लंबी कहानी है। खुदाबख्श रावलपिंडी का था। एंट्रेंस पास करने के बाद उसने लारी चलाना सीखा। चुनांचे 4 बरस तक वो रावलपिंडी और कश्मीर के दरमियान लारी चलाने का काम करता रहा। इसके बाद कश्मीर में उसकी दोस्ती एक औरत से हो गई। उसको भगाकर वो लाहौर ले आया। लाहौर में चूँकि उसको कोई काम न मिला, इसीलिए उसने औरत को पेशे बिठा दिया। 2-3 बरस तक ये सिलसिला जारी रहा और वो औरत किसी और के साथ भाग गई। खुदाबख्श को मालूम हुआ कि वो अंबाला में है। वो उसकी तलाश में अंबाला आया, जहां उसको सुल्ताना मिल गई। सुल्ताना ने उसको पसंद किया, चुनांचे दोनों का संबंध हो गया। खुदाबख्श के आने से एकदम सुल्ताना का कारोबार चमक उठा। औरत चूँ कि ज़ईफ़ उल एतिकाद थी, इसलिए उसने समझा कि खुदाबख्श बड़ा भगवान है जिसके आने से इतनी तरक्की हो गई। चुनांचे इस खुश एतिकादी ने खुदाबख्श की वक्त उसकी नज़रों में और भी बढ़ा दी। खुदाबख्श आदमी मेहनती था, सारा दिन हाथ पर हाथ धरकर बैठना पसंद नहीं करता था। चुनांचे उसने एक फोटोग्राफर से दोस्ती पैदा की जो रेलवे स्टेशन के बाहर मिनट कैमरे से फ़ोटो खींचा करता था, इसलिए उसने फ़ोटो खींचना सीख लिया। फिर सुल्ताना से 60 रुपए लेकर कैमरा भी खरीद लिया। आहिस्ता आहिस्ता एक पर्दा बनवाया, 2 कुर्सियां खरीदी और फ़ोटो धोने का सब सामान लेकर उसने अलहदा अपना काम शुरू कर दिया। काम चल निकला। चुनांचे उसने थोड़ी ही देर के बाद अपना अड्डा अंबाले छावनी में कायम कर दिया। यहाँ वो गौरों के फ़ोटो खींचता रहता। 1 महीने के अंदर अंदर उसकी छावनी के मुतअद्दिद गौरों से वाकफियत हो गई। चुनांचे वो सुल्ताना को वहीं ले गया। यहाँ छावनी में खुदाबख्श के रिये से कई गोरे सुल्ताना के मुस्तकिल गाहक बन गए और उसकी आमदनी पहले से दोगुनी हो गई। सुल्ताना ने कानों के लिए बूंदे खरीदे, 5.5 तोले की 8 कनगनियाँ भी बनवा ली, 10-15 अच्छी अच्छी साड़ियाँ भी जमा कर ली। घर में फर्नीचर वगैरह भी आ गया। किस्सा मुख्तसर ये कि अंबाला छावनी में वो बड़ी खुशहाल थी, मगर एकाएकी न जाने खुदाबख्श के दिल में क्या समाई कि उसने दिल्ली जाने की ठान ली। सुल्ताना इनकार कैसे करती, जबकि खुदाबख्श को अपने लिए बहुत मुबारक ख्याल करती थी। उसने खुशी खुशी दिल्ली जाना कबूल कर लिया। बल्कि उसने ये भी सोचा कि इतने बड़े शहर में जहाँ लॉर्ड साहब रहते हैं, उसका धंधा और भी अच्छा चलेगा। अपनी सहेलियों से वो दिल्ली की तारीफ सुन चुकी थी। फिर वहाँ हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की खानकाह थी, जिससे उसे बेहद अकीदत थी
चुनाचे जल्दी जल्दी घर का भारी सामान बेच बाच कर वो खुदा बख्श के साथ दिल्ली आ गई। यहाँ पहुंचकर खुदा बख्श ने 20 रुपये माहवार पर एक छोटा सा फ्लैट ले लिया जिसमें वो दोनों रहने लगे। एक ही किस्म के नए मकानों की लंबी सी कतार सड़क के साथ साथ चली गई थी। म्यूनिसिपल कमेटी ने शहर का ये हिस्सा खास कस्बियों के लिए मुकर्रर कर दिया था ताकि वो शहर में जगह जगह अपने अड्डे न बनाएं। नीचे दुकानें थीं और ऊपर 2 मंजिला रिहायशी फ्लैट। चूँकि सब इमारतें एक ही डिजाइन की थीं, इसलिए शुरू में सुल्ताना को अपना फ्लैट तलाश करने में बहुत दिक्कत महसूस हुई थी। पर जब नीचे लैंड्री वाले ने अपना बोर्ड घर की पेशानी पर लगा दिया तो उसको एक पक्की निशानी मिल गई, यहाँ मैले कपड़ों की धुलाई की जाती है। ये बोर्ड पढ़ते ही वो अपना फ्लैट तलाश कर लिया करती थी। इसी तरह उसने और बहुत सी निशानियां कायम कर ली थी। मसलन बड़े बड़े हुरूफ में जहाँ कोयलों की दुकान लिखा था वहाँ उसकी सहेली हीरा बाई रहती थी, जो कभी कभी रेडियो घर में गाने जाया करती थी। जहाँ शरीफा के खाने का आला इंतज़ाम है लिखा था, वहाँ उसकी दूसरी सहेली मुख्तार रहती थी। निवाड़ के कारखाना के ऊपर अनवरी रहती थी, जो उसी कारखाना के सेठ के पास मुलाजिम थी। चूँकि सेठ साहब को रात के वक्त अपने कारखाने की देखभाल करना होती थी, इसीलिए वो अनवरी के पास ही रहते थे। दुकान खोलते ही गाहक थोड़े ही आते हैं। चुनांचे जब 1 महीने तक सुल्ताना बेकार रही तो उसने यही सोचकर अपने दिल को तसल्ली दी। पर जब 2 महीने गुजर गए और कोई आदमी उसके कोठे पर न आया तो उसे बहुत तशवीश हुई। उसने खुदा बख्श से कहा, क्या बात है खुदा बख्श, 2 महीने आज पूरे हो गए हैं हमें यहाँ आए हुए, किसी ने इधर का रुख भी नहीं किया। मानती हूँ आजकल बाजार बहुत मंदा है, पर इतना मंदा भी तो नहीं कि महीने भर में कोई शक्ल देखने ही में न आए। खुदा बख्श को भी ये बात बहुत अरसा से खटक रही थी, मगर वो खामोश था। पर जब सुल्ताना ने खुद बात छेड़ी तो उसने कहा, मैं कई दिनों से इसकी बाबत सोच रहा हूँ। एक बात समझ में आती है, वो ये कि जंग की वजह से लोग बाग दूसरे धंधों में पड़कर इधर का रास्ता भूल गए हैं, या फिर ये हो सकता है कि वो इसके आगे कुछ कहने ही वाला था कि सीढ़ियों पर किसी के चढ़ने की आवाज़ आई। खुदा बख्श और सुल्ताना दोनों इस आवाज़ की तरफ मुतवज्जा हुए। थोड़ी देर के बाद दस्तक हुई। खुदा बख्श ने लपक कर दरवाज़ा खोला। एक आदमी अंदर दाखिल हुआ। ये पहला ग्राहक था जिससे 3 रुपये में सौदा तय हुआ। इसके बाद 5 और आए, यानी 3 महीने में 6, जिनसे सुल्ताना ने सिर्फ 18.5 रुपये वसूल किए। 20 रुपये माहवार तो फ्लैट के किराए में चले जाते थे। पानी का टैक्स और बिजली का बिल जुदा था। इसके अलावा घर के दूसरे खर्च थे, खाना पीना, कपड़े लत्ते, दवा दारू और आमदन कुछ भी नहीं थी। 18.5 रुपये 3 महीने में आए तो उसे आमदन तो नहीं कह सकते। सुल्ताना परेशान हो गई। 5.5 तोले की 8 कनगनियाँ जो उसने अंबाले में बनवाई थी आहिस्ता आहिस्ता बिक गईं। आखिरी कनगनी की जब बारी आई तो उसने खुदा बख्श से कहा, तुम मेरी सुनो और चलो वापस अंबाले में। यहाँ क्या धरा है भाई होगा, पर हमें तो ये शहर रास नहीं आया। तुम्हारा काम भी वहाँ खूब चलता था। चलो वहीं चलते हैं। जो नुकसान हुआ है उसको अपना सर सदजा समझो। इस कनगनी को बेच कर आओ। मैं असबाब वगैरह बांध कर तैयार रखती हूँ। आज रात की गाड़ी से यहाँ से चल देंगे। खुदा बख्श ने कनगनी सुल्ताना के हाथ से ले ली और कहा, अंबाला अब नहीं जाएंगे, यही दिल्ली में रहकर कमाएंगी। ये तुम्हारी चूड़ियाँ सब की सब यहीं वे आपस आएंगी। अल्लाह पर भरोसा रखो, वो बड़ा कारसाज है, यहाँ भी वो कोई न कोई असबाब बना ही देगा। सुल्ताना चुप हो रही। चुनांचे आखिरी कनगनी हाथ से उतर गई। बचे हाथ देखकर उसको बहुत दुख होता था, पर क्या करती, पेट भी तो आखिर किसी हीले से भरना था।
जब 5 महीने गुजर गए और आमदन खर्च के मुकाबले में चौथाई से भी कुछ कम रही, तो सुल्ताना की परेशानी और ज़्यादा बढ़ गई। खुदाबख्श भी सारा दिन अब घर से गायब रहने लगा था। सुल्ताना को इसका भी दुख था। इसमें कोई शक नहीं कि पड़ोस में उसकी 2-3 अदद परेशानी, आपके साथ से कुछ काल परेशानी, बड़ में तारकर परेशानी, 2 सरकार परेशानी अब मिलने वालियां मौजूद थीं, जिनके साथ वो अपना वक्त काट सकती थी। पर हर रोज उनके यहाँ जाना और घंटों बैठे रहना उसको बहुत बुरा लगता था। चुनांचे आहिस्ता आहिस्ता उसने उन सहेलियों से मिलना जुलना बिल्कुल तर्क कर दिया। सारा दिन वो अपने सुनसान मकान में बैठी रहती, कभी छालियाँ काटती रहती, कभी अपने पुराने और फटे हुए कपड़ों को सीती रहती, और कभी बाहर बालकोनी में आकर जंगले के साथ खड़ी हो जाती और सामने रेलवे शेड में साकित और मुतहर्रिक इंजनों की तरफ घंटों बेमतलब देखती रहती। सड़क की दूसरी तरफ माल गोदाम था, जो इस कोने से उस कोने तक फैला हुआ था। दाहिने हाथ को लोहे की छत के नीचे बड़ी बड़ी गांठें पड़ी रहती थीं और हर किस्म के माल असबाब के ढेर से लगे रहते थे। बाएं हाथ को खुला मैदान था, जिसमें बेशुमार रेल की पटरियां बिछी हुई थीं। धूप में लोहे की ये पटरियां चमकती तो सुल्ताना अपने हाथों की तराश देखती, जिन पर नीली नीली रगें बिल्कुल इन पटरियों की तरह उभरी रहती थीं। इस लंबे और खुले मैदान में हर वक्त इंजन और गाड़ियां चलती रहती थी, कभी इधर कभी उधर। उन इंजनों और गाड़ियों की छक छक फक फक सदा गूंजती रहती थी। सुबह सवेरे जब वो उठकर बालकोनी में आती तो एक अजीब सामान नजर आता। धुंधलके में इंजनों के मुंह से गाढ़ा गाढ़ा धुआं निकलता था और गदले आसमान की जानिब मोटे और भारी आदमियों की तरह उठता दिखाई देता था। भाप के बड़े बड़े बादल भी एक शोर के साथ पटरियों से उठते थे और आंख झपकने की देर में हवा के अंदर घुल मिल जाते थे। फिर कभी कभी जब वो गाड़ी के किसी डिब्बे को, जिसे इंजन ने धक्का देकर छोड़ दिया हो, अकेले पटरियों पर चलता देखती तो उसे अपना ख्याल आता। वो सोचती कि उसे भी किसी ने जिंदगी की पट्टी पर धक्का देकर छोड़ दिया है और वो खुद ब खुद जा रही है। दूसरे लोग कांटे बदल रहे हैं और वो चली जा रही है, न जाने कहाँ। फिर एक रोज ऐसा आएगा जब इस धक्के का जोर आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगा और वो कहीं रुक जाएगी, किसी ऐसे मुकाम पर जो उसका देखा भाला न होगा। यूं तो वो बेमतलब घंटों रेल की इन टेढ़ी बांकी पटरियों और ठहरे और चलते हुए इंजनों की तरफ देखती रहती थी, पर तरह तरह के ख्याल उसके दिमाग में आते रहते थे। अंबाला छावनी में जब वो रहती थी तो स्टेशन के पास ही उसका मकान था, मगर वहाँ उसने कभी इन चीज़ों को ऐसी नज़रों से नहीं देखा था। अब तो कभी कभी उसके दिमाग में ये भी ख्याल आता कि ये जो सामने रेल की पटरियों का जाल सा बिछा है और जगह जगह से भाप और धुआं उठ रहा है, एक बहुत बड़ा चकला है। बहुत सी गाड़ियां हैं जिनको चंद मोटे मोटे इंजन है तो लेके और कान कर चगला है और जगह जगह से खोजना है, इधर उधर ढकेलते रहते हैं। सुल्ताना को तो औकात ये इंजन सेठ मालूम होते हैं, जो कभी कभी अंबाला में उसके यहाँ आया करते थे। फिर कभी कभी जब वो किसी इंजन को आहिस्ता आहिस्ता गाड़ियों की कतार के पास से गुजरता देखती तो उसे ऐसा महसूस होता कि कोई आदमी चकले के किसी पोपट बारन कतार कर के पास से बाजार में से ऊपर कोठों की तरफ देखता जा रहा है। सुल्ताना समझती थी कि ऐसी बातें सोचना दिमाग की खराबी का बाइस है। चुनांचे जब इस किस्म के ख्याल उसको आने लगे तो उसने बालकोनी में जाना छोड़ दिया। खुदाबख्श से उसने बारहा कहा, देखो मेरे हाल पर रहम करो, यहाँ घर में रहा करो, मैं सारा दिन यहाँ बीमारों की तरह पड़ी रहती हूँ। मगर उसने हर बार सुल्ताना से ये कहकर उसकी तशफ़ी कर दी, जान ए मन, मैं बाहर कुछ कमाने की फ़िक्र कर रहा हूँ। अल्लाह ने चाहा तो चंद दिनों ही में बेड़ा पार हो जाएगा।
पूरे 5 महीने हो गए थे, मगर अभी तक न सुल्ताना का बेड़ा पार हुआ था न खुदा बख्श का। मुहर्रम का महीना सर पर आ रहा था, मगर सुल्ताना के पास काले कपड़े बनवाने के लिए कुछ भी न था। मुख्तार ने लेडी हैमिल्टन की एक नई वजह की कमीज बनवाई थी, जिसकी आस्तीनें काली जॉर्जेट की थीं। इसके साथ मैच करने के लिए उसके पास काली साटन की शलवार थी जो काजल की तरह चमकती थी। अनवरी ने रेशमी जॉर्जेट की एक बड़ी नफीस साड़ी खरीदी थी। उसने सुल्ताना से कहा था कि वो इस साड़ी के नीचे सफ़ेद बोस्की का पेटीकोट पहनेगी, क्योंकि ये नया फैशन है। इस साड़ी के साथ पहनने को अनवरी काली मखमल का एक जूता लाई थी जो बड़ा नाजुक था। सुल्ताना ने जब ये तमाम चीज़ें देखीं तो उसको इस एहसास ने बहुत दुख दिया कि वो मुहर्रम मनाने के लिए ऐसा लिबास खरीदने की इस्तिताअत नहीं रखती। अनवरी और मुख्तार के पास ये लिबास देखकर जब वो घर आई तो उसका दिल बहुत ममहूम था। उसे ऐसा मालूम होता था कि फोड़ा सा उसके अंदर पैदा हो गया है। घर बिल्कुल खाली था। खुदाबख्श हस्ब ए मामूल बाहर था। देर तक वो दरी पर गांव तकिया सर के नीचे रखा था कर लेटी रही, पर जब उसकी गर्दन ऊंचाई के बायस अकड़ सी गई तो उठकर बाहर बालकोनी में चली गई ताकि गम अफजा ख्यालात को अपने दिमाग में से निकाल दे। सामने पटरियों पर गाड़ियों के डिब्बे खड़े थे, पर इंजन कोई भी न था। शाम का वक्त था, छिड़काव हो चुका था, इसलिए गर्द और गुबार दब गया था। बाजार में ऐसे आदमी चलने शुरू हो गए थे जो ताक झांक करने के बाद चुपचाप घरों का रुख करते हैं। ऐसे ही एक आदमी ने गर्दन ऊंची करके सुल्ताना की तरफ देखा। सुल्ताना मुस्कुरा दी और उसको भूल गई, क्योंकि अब सामने पटरियों पर एक इंजन नमूदार हो गया था। सुल्ताना ने गौर से उसकी तरफ देखना शुरू किया और आहिस्ता आहिस्ता ये ख्याल उसके दिमाग में आया कि इंजन ने भी काला लिबास पहन रखा है। ये अजीब ओ अरीब ख्याल दिमाग से निकालने की खातिर जब उसने सड़क की जानिब देखा तो उसे वही आदमी बैलगाड़ी के पास खड़ा नजर आया जिसने उसकी तरफ ललचाई नजरों से देखा था। सुल्ताना ने हाथ से उसे इशारा किया। उस आदमी ने इधर उधर देखकर एक लतीफ इशारे से पूछा, किधर से आऊं? सुल्ताना ने उसे रास्ता बता दिया। वो आदमी थोड़ी देर खड़ा रहा, मगर फिर बड़ी फुर्ती से ऊपर चला आया। सुल्ताना ने उसे दरी पर बिठाया। जब वो बैठ गया तो उसने सिलसिल एक गुफ्तगू शुरू करने के लिए कहा, आप ऊपर आते डर रहे थे। वो आदमी ये सुनकर मुस्कुराया। तुम्हें कैसे मालूम हुआ? डरने की बात ही क्या थी? इस पर सुल्ताना ने कहा, ये मैंने इसलिए कहा कि आप देर तक वहीं खड़े रहे और फिर कुछ सोचकर इधर आए। वो ये सुनकर फिर मुस्कुराया। तुम्हें गलतफहमी हुई। मैं तुम्हारे ऊपर वाले फ्लैट की तरफ देख रहा था। वहाँ कोई औरत खड़ी एक मर्द को ठेंगा दिखा रही थी। मुझे ये मंजर पसंद आया। फिर बालकोनी में सब्ज बल्ब रोशन हुआ तो मैं कुछ देर के लिए ठहर गया। सब्ज रोशनी मुझे पसंद है। आँखों को खार एक सब्ज बल्ब रोशन है, बहुत अच्छी लगती है। ये कह उसने कमरे का जायज़ा लेना शुरू कर दिया। फिर वो उठ खड़ा हुआ। सुल्ताना ने पूछा, आप जा रहे हैं? उस आदमी ने जवाब दिया, नहीं, मैं तुम्हारे इस मकान को देखना चाहता हूँ। चलो मुझे तमाम कमरे दिखाओ। सुल्ताना ने उसको तीनों कमरे एक एक करके दिखा दिए। उस आदमी ने बिल्कुल खामोशी से उन कमरों का मुआयना किया। जब वो दोनों फिर उसी कमरे में आ गई जहाँ पहले बैठे तो उस आदमी ने कहा, मेरा नाम शंकर है। सुल्ताना ने पहली बार ज़ोर से शंकर की तरफ देखा। वो मुतवस्सित कद का मामूली शक्ल और सूरत का आदमी था, मगर उसकी आंखें गैर मामूली तौर पर साफ और शफाफ थीं। कभी कभी उनमें एक अजीब किस्म की चमक भी पैदा होती थी। गठीला और कसरती बदन था। कनपट्टियों का कसरे तरफ की साफ कान करे, कनपट्टियों का कान करने का पर उसके बाल सफ़ेद हो रहे थे। खाकस्तरी रंग की गर्म पतलून पहनी था। सईद कमीज थी जिसका कॉलर गर्दन पर से ऊपर को उठा हुआ था।
शंकर कुछ इस तरह दरी पर बैठा था कि मालूम होता था शंकर के बजाय सुल्ताना गाहक है। इस एहसास ने सुल्ताना को कदरे परेशान कर दिया। चुनांचे उसने शंकर से कहा, ररमाइए। शंकर बैठा था, ये सुनकर लेट गया। मैं क्या फरमाऊं? कुछ तुम ही फरमाओ, बुलाया तुम ही ने है मुझे। जब सुल्ताना कुछ न बोली तो वो उठ बैठा। मैं समझा, लो अब मुझसे सुनो। जो कुछ तुमने समझा गलत है। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो कुछ देकर जाते हैं। डॉक्टरों की तरह मेरी भी फीस है। मुझे जब बुलाया जाए तो फीस देना ही पड़ती है। सुल्ताना ये सुनकर चकरा गई, मगर इसके बावजूद उसे बेअख्तियार हंसी आ गई। आप काम क्या करते हैं? शंकर ने जवाब दिया, यही जो तुम लोग करते हो। क्या तुम क्या करती हो? मैं कुछ भी नहीं करती। मैं भी कुछ नहीं करता। सुल्ताना ने भन्ना कर कहा, ये तो कोई बात न हुई। आप कुछ न कुछ तो जरूर करते होंगे। शंकर ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया, तुम भी कुछ न कुछ जरूर करती होगी। जक मारती हो, मैं भी जक मारता हूँ। तो आओ दोनों जक मारें। मैं हाजिर हूँ, मगर झक मारने के लिए दाम मैं कभी नहीं दिया करता। होश की दवा करो। ये लंगर खाना नहीं, और मैं भी वॉलंटियर नहीं हूँ। सुल्ताना यहाँ रुक गई। उसने पूछा, ये वॉलंटियर कौन होते हैं? शंकर ने जवाब दिया, उल्लू के पट्टे। मैं भी उल्लू की पट्टी नहीं, मगर वो आदमी खुदाबख्श जो तुम्हारे साथ रहता है जरूर उल्लू का पट्टा है। क्यों? इसीलिए कि वो कई दिनों से एक ऐसे खुदा रसीदा फकीर के पास अपनी किस्मत खुलवाने की खातिर जा रहा है जिसकी अपनी किस्मत जंग लगे ताले की तरह बंद है। ये कहकर शंकर हंसा। इस पर सुल्ताना ने कहा, तुम हिंदू हो, इसीलिए हमारे इन बुर्गों का मजाक उड़ाते हो। शंकर मुस्कुराया। ऐसी जगहों पर हिंदू मुस्लिम सवाल पैदा नहीं हुआ करते। पंडित मौलवी और मिस्टर जिन्ना अगर यहाँ आए तो वो भी शरीफ आदमी बन जाएं। जाने तुम क्या ऊटपटांग बातें करते हो? बोलो रहोगे? उसी शर्त पर जो पहले बता चुका हूँ। सुल्ताना उठ खड़ी हुई। तो जाओ रास्ता पक्को। शंकर आराम से उठा। पतलून की जेबों में उसने अपने दोनों हाथ ठूंसे और जाते हुए कहा, मैं कभी कभी इस बारार से गुजरा करता हूँ। जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत हो बुला लेना। मैं बहुत काम का आदमी हूँ। शंकर चला गया और सुल्ताना काले लिबास को भूलकर देर तक उसके मुतल्ली सोचती रही। उस आदमी की बातों ने उसके दुख को बहुत हल्का कर दिया था। अगर वो अंबाले में आया होता जहाँ की वो खुशहाल थी, तो उसने किसी और ही रंग में उस आदमी को देखा होता और बहुत मुमकिन है कि उसे धक्के देकर बाहर निकाल दिया होता। मगर यहाँ चूंकि वो बहुत उदास रहती थी, इसीलिए शंकर की बातें उसे पसंद आईं। शाम को जब खुदाबख्श आया तो सुल्ताना ने उससे पूछा, तुम आज सारा दिन किधर गायब रहे हो? खुदाबख्श थक कर चूर चूर हो रहा था। कहने लगा, पुराने किला के पास से आ रहा हूँ। वहाँ एक बुजुर्ग कुछ दिनों से ठहरे हुए हैं। उन्हीं के पास हर रोज जाता हूँ कि हमारे दिन फिर जाएं। 10 करीब 1 आड़ कुछ उन्होंने तुमसे कहा? नहीं, अभी वो मेहरबान नहीं हुए। पर सुल्ताना, मैं जो उनकी खिदमत कर रहा हूँ वो अकारत कभी नहीं जाएगी। अल्लाह का फजल शामिल ए हाल रहा तो जरूर वारे न्यारे हो जाएंगे। सुल्ताना के दिमाग में मुहर्रम मनाने का ख्याल समाया हुआ था। खुदाबख्श से रोनी आवाज़ में कहने लगी, सारा सारा दिन बाहर गायब रहते हो। मैं यहाँ पिंजरे में कैद रहती हूँ, न कहीं जा सकती हूँ न आ सकती हूँ। मुहर्रम सर पर आ गया है। कुछ तुमने इसकी भी फिक्र की कि मुझे काले कपाए चाहिए? घर में फूटी कौड़ी तक नहीं। कनगनियाँ थीं सो वो एक एक करके बिक गईं। अब तुम ही बताओ क्या होगा? यूं फकीरों के पीछे कब तक मारे मारे फिरा करोगे? मुझे तो ऐसा दिखाई देता है कि यहाँ दिल्ली में खुदा ने भी हमसे मुंह मोड़ लिया है। मेरी सुनो तो अपना काम शुरू कर दो, कुछ तो सहारा हो ही जाएगा। खुदा बख्श दरी पर लेट गया और कहने लगा,
پر یہ کام شروع کرنے کے لیے بھی تو تھوڑا بہت سرمایہ چاہیے۔ خدا کے لیے اب ایسی دکھ بھری باتیں نہ کرو، مجھ سے اب برداشت نہیں ہو سکتی۔ میں نے سچ مچ امبالہ چھوڑنے میں سخت غلطی کی، پر جو کرتا ہے اللہ ہی کرتا ہے اور ہماری بہتری ہی کے لیے کرتا ہے۔ کیا پتا ہے کہ کچھ دیر اور تکلیفیں برداشت کرنے کے بعد ہم…۔ سلطانہ نے بات کاٹ کر کہا، تم خدا کے لیے کچھ کرو، چوری کرو یا ڈاکہ مارو، پر مجھے ایک شلوار کا کپڑا ضرور لا دو۔ میرے پاس سفید بوسکی کی قمیض بجی ہے، اس کو میں کالا رنگوا لوں گی۔ سفید نینو کا ایک نیا دوپٹہ بھی میرے پاس موجود ہے، وہی جو تم نے مجھے دیوالی پر لا کر دیا تھا، یہ بھی قمیض کے ساتھ ہی کالا رنگوا لیا جائے گا۔ ایک صرف شلوار کی کسر ہے، سو وہ تم کسی نہ کسی طرح پیدا کر دو۔ دیکھو تمہیں میری جان کی قسم کسی نہ کسی طرح ضرور لا دو، میری بھتی کھاؤ اگر نہ لاؤ۔ خدا بخش اٹھ بیٹھا، اب تم خواہ مخواہ زور دیے چلی جا رہی ہو، میں کہاں سے لاؤں گا؟ افیم کھانے کے لیے تو میرے پاس پیسہ نہیں۔ کچھ بھی کرو مگر مجھے 4.5 گز کالی ساٹن لا دو۔ دعا کرو کہ آج رات ہی اللہ 2-3 آدمی بھیج دے، لیکن تم کچھ نہیں کرو گے۔ تم اگر چاہو تو ضرور اتنے پیسے پیدا کر سکتے ہو۔ جنگ سے پہلے یہ ساٹن 12-14 آنے گج مل جاتی تھی، اب 1.25 روپے گج کے حساب سے ملتی ہے۔ 4.5 گجوں پر کتنے روپے خرچ ہو جائیں گے؟ اب تم کہتی ہو تو میں کوئی ہیلا کروں گا، یہ کہہ کر خدا بخش اٹھا۔ لو اب ان باتوں کو بھول جاؤ، میں ہوٹل سے کھانا لے آؤں۔ ہوٹل سے کھانا آیا، دونوں نے مل کر زہر مار کیا اور سو گئے۔ صبح ہوئی، خدا بخش پرانے قلعے والے فقیر کے پاس چلا گیا اور سلطانہ اکیلی رہ گئی۔ کچھ دیر لیٹی رہی، کچھ دیر سوئی رہی، ادھر ادھر کمروں میں ٹہلتی رہی۔ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد اس نے اپنا سفید نینو کا دوپٹہ اور سفید بوسکی کی قمیض نکالی اور نیچے لانڈری والے کو رنگنے کے لیے دے آئی۔ کپڑے دھونے کے علاوہ وہاں رنگنے کا کام بھی ہوتا تھا۔ یہ کام کرنے کے بعد اس نے واپس آ کر فلموں کی کتابیں پڑھیں، جن میں اس کی دیکھی ہوئی فلموں کی کہانی اور گیت چھپے ہوئے تھے۔ یہ کتابیں پڑھتے پڑھتے وہ سو گئی۔ جب اٹھی تو 4 بج چکے تھے، کیونکہ دھوپ آنگن میں سے موری کے پاس پہنچ چکی تھی۔ نہا دھو کر فارغ ہوئی تو گرم چادر اوڑھ کر بالکونی میں آ کھڑی ہوئی۔ قریباً 1 گھنٹہ سلطانہ بالکونی میں کھڑی رہی۔ اب شام ہو گئی تھی، بتیاں روشن ہو رہی تھیں، نیچے سڑک میں رونق کے آثار نظر آنے لگے۔ سردی میں تھوڑی سی شدت ہو گئی تھی، مگر سلطانہ کو یہ ناگوار معلوم نہ ہوئی۔ وہ سڑک پر آتے جاتے ٹانگوں اور موٹروں کی طرز ایک عرصہ سے دیکھ رہی تھی۔ داتن اسے شنکر نظر آیا۔ مکان کے نیچے پہنچ کر اس نے گردن اونچی کی اور سلطانہ کی طرف دیکھ کر مسکرا دیا۔ سلطانہ نے غیر ارادی طور پر ہاتھ کا اشارہ کیا اور اسے اوپر بلا لیا۔ جب شنکر اوپر آ گیا تو سلطانہ بہت پریشان ہوئی کہ اس سے کیا کہے۔ دراصل اس نے ایسے ہی بلا سوچے سمجھے اسے اشارہ کر دیا تھا۔ شنکر بے حد مطمئن تھا، جیسے اس کا اپنا گھر ہے۔ چنانچہ بڑی بیتکلوئی سے پہلے روگ کی طرح وہ گاؤں تکیہ سر کے نیچے رکھ کر لیٹ گیا۔ جب سلطانہ نے دیر تک اس سے کوئی بات نہ کی تو اس سے کہا، تم مجھے 100 دفعہ بلا سکتی ہو اور 100 دفعہ ہی کہہ سکتی ہو کہ چلے جاؤ، میں ایسی باتوں پر کبھی ناراض نہیں ہوا کرتا۔ سلطانہ ششو پنج میں گرفتار ہو گئی، کہنے لگی، نہیں بیٹھو، تمہیں جانے کو کون کہتا ہے؟ شنکر اس پر مسکرا دیا، تو میری شرطیں تمہیں منظور ہیں؟ کیسی شرطیں؟ سلطانہ نے ہنس کر کہا، کیا نکاح کر رہے ہو مجھ سے؟ نکاح اور شادی کیسی؟ نہ تم عمر بھر میں کسی سے نکاح کرو گی نہ میں، یہ رسمیں ہم لوگوں کے لیے نہیں۔ چھوڑو ان فولیات کو، کوئی کام کی بات کرو۔ بولو کیا بات کروں؟ تم عورت ہو، کوئی ایسی بات شروع کرو جس سے 2 گھڑی دل بہل جائے۔
इस दुनिया में सिर्फ दुकानदारी ही दुकानदारी नहीं और कुछ भी है। सुल्ताना ज़हनी तौर पर अब शंकर को कबूल कर चुकी थी। कहने लगी, साफ साफ कहो, तुम मुझसे क्या चाहते हो जो दूसरे चाहते हैं। शंकर उठकर बैठ गया। तुम में और दूसरों में फिर अर्क ही क्या रहा। तुम में और मुझ में कोई फर्क नहीं, उनमें और मुझ में अमीनों आसमान का फर्क है। ऐसी बहुत सी बातें होती हैं जो पूछना नहीं चाहिए, खुद समझना चाहिए। सुल्ताना ने थोड़ी देर तक शंकर की इस बात को समझने की कोशिश की, फिर कहा, मैं समझ गई हूँ, तो कहो क्या इरादा है। तुम जीते, मैं हारी, पर मैं कहती हूँ आज तक किसी ने ऐसी बात यबूल न की होगी। तुम गलत कहती हो। इसी मोहल्ले में तुम्हें ऐसी सादा लौह औरतें भी मिल जाएंगी जो कभी यकीन नहीं करेंगी कि औरत ऐसी इल्लत कबूल कर सकती है जो तुम बगैर किसी एहसास के कबूल करती रही हो। लेकिन उनके न यकीन करने के बावजूद तुम हजारों की तादाद में मौजूद हो। तुम्हारा नाम सुल्ताना है ना? सुल्ताना ही है। शंकर ऊठ खसा हुआ और हंसने लगा। मेरा नाम शंकर है। ये नाम भी अजब ऊट पटांग होते हैं। चलो आओ अंदर चलें। शंकर और सुल्ताना दरी वाले कमरे में वापस आए तो दोनों हंस रहे थे, न जाने किस बात पर। जब शंकर जाने लगा तो सुल्ताना ने कहा, शंकर मेरी एक बात मानोगे? शंकर ने जवाबन कहा, पहले बात बताओ। सुल्ताना कुछ झैंप सी गई। तुम कहोगे कि मैं दाम वसूल करना चाहती हूँ, मगर कहो कहो, रुक क्यों गई हो? सुल्ताना ने जुर्रत से काम लेकर कहा, बात यह है कि मुहर्रम आ रहा है और मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं काली शलवार बनवा सकूं। यहाँ के सारे दुखड़े तो तुम मुझसे सुन ही चुके हो। कमीज और दुपट्टा मेरे पास मौजूद था जो मैंने आज रंगवाने के लिए दे दिया है। शंकर ने ये सुनकर कहा, तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें कुछ रुपये दे दूं जो तुम ये काली शलवार बनवा सको? सुल्ताना ने फौरन ही कहा, नहीं, मेरा मतलब ये है कि अगर हो सके तो तुम मुझे एक काली शलवार बनवा दो। शंकर मुस्कुराया, मेरी जेब में तो इत्तेफाक ही से कभी कुछ होता है। बहरहाल मैं कोशिश करूँगा। मुहर्रम की पहली तारीख को तुम्हें ये शलवार मिल जाएगी। ले बस, अब खुश हो गई। सुल्ताना के बूंदों की तरफ देखकर शंकर ने पूछा, क्या ये बूंदे तुम मुझे दे सकती हो? सुल्ताना ने हंस कर कहा, तुम इन्हें क्या करोगे? चांदी के मामूली बूंदे हैं, यादा से यादा 5 रुपये के होंगे। इस पर शंकर ने कहा, मैंने तुमसे बूंदे मांगे हैं, उनकी कीमत नहीं पूछी। बोलो, देती हो? ले लो। ये कहकर सुल्ताना ने बूंदे उतारकर शंकर को दे दिए। इसके बाद अफसोस हुआ, मगर शंकर जा चुका था। सुल्ताना को कतन यकीन नहीं था कि शंकर अपना वादा पूरा करेगा, मगर 8 रोज़ के बाद मुहर्रम की पहली तारीख को सुबह 9 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। सुल्ताना ने दरवाज़ा खोला तो शंकर खजा था। अखबार में लिपटी हुई चीज़ उसने सुल्ताना को दी और कहा, साटन की काली शलवार है, देख लेना, शायद लंबी हो। अब मैं चलता हूँ। शंकर शलवार देकर चला गया और कोई बात उसने सुल्ताना से न की। उसकी पतलून में शिकने बची हुई थीं, बाल बिखरे हुए थे। ऐसा मालूम होता था कि अभी अभी सोकर उठा है और सीधा इधर ही चला आया है। सुल्ताना ने कागज़ खोला। साटन की काली शलवार थी, ऐसी ही जैसी कि वो अनवरी के पास देखकर आई थी। सुल्ताना बहुत खुश हुई। बूंदों और इस सौदे का जो अफसोस उसे हुआ था, इस शलवार ने और शंकर की वादा इफ़ाई ने दूर कर दिया। दोपहर को वो नीचे लैंड्री वाले से अपनी रंगी हुई कमीज और दुपट्टा लेकर आई। तीनों काले कपड़े उसने जब पहन लिए तो दरवाजे पर दस्तक हुई। सुल्ताना ने दरवाज़ा खोला तो अनवरी अंदर दाखिल हुई। उसने सुल्ताना के तीनों कपड़ों की तरफ देखा और कहा, कमीज और दुपट्टा तो रंगा हुआ मालूम होता है, पर यह शलवार नई है, कब बनवाई? सुल्ताना ने जवाब दिया, आज ही दर्जी लाया है। ये कहते हुए उसकी नज़रें अनवरी के कानों पर पजी। ये बूंदे तुमने कहाँ से लिए? अनवरी ने जवाब दिए,
آج ہی منگوائے ہیں۔ اس کے بعد دونوں کو تھوڑی دیر تک خاموش رہنا پڑا۔ تو دوستو کہانی یہیں ختم ہوتی ہے، لیکن سوال اب بھی زندہ ہے۔ منٹو کی کالی سلوار ہمیں یاد دلاتی رہے گی کہ سچ اکثر کڑوا ہوتا ہے اور اسے سننے کی ہمت ہر کسی میں نہیں ہوتی۔ اگلی کہانی میں جلدی ہی آپ سے ملوں گی، تب تک کے لیے الوداع۔